नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने चौहान वंश का इतिहास पढ़ना शुरू किया था और चौहान वंश में दोस्तों हमने कल जहां तक पढ़ा था वो अजमेर का इतिहास था। अजमेर में दोस्तों हमने अंतिम शासक पढ़ा था, वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हमने जाना। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी जाना कि गौरी की अधीनता वगैरह जो इतिहासकारों के अलग अलग मत है वो हमने जान लिए थे। और दोस्तों हम उसके बारे में बाद में हम पढ़ते हैं कि गोविंदराज चले जाते हैं रणथंभौर और वहां पे चौहान वंश की नींव डालते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक बात बताना भूल गया था मैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं दोस्तों दो। वो उपाधियां बता देता हूँ। इसके अलावा इनके दो दरबारी जो विद्वान हैं, दरबारी विद्वान, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो दरबारी विद्वान में दोस्तों एक तो चंद्रप्रदाय हो जाएगा। तो चंद्रप्रदाय दोस्तों इनका मित्र भी रहता है और वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखता है। तो इनकी पहले उपाधि देखते हैं। इनकी उपाधि मिलती है दोस्तों दल पुंगल, दल पुंगल, और एक मिलती है इनकी राय पिथौरा। ये उपाधियां ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा इनके दरबार में दोस्तों जो विद्वान रहते हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद में हम दोस्तों रणथंभौर के चौहान पढ़ना शुरू करेंगे। विद्वानों में दोस्तों पहला है चंद्रप्रदाय, जिसकी दोस्तों हमने देख लिया था कि जो ग्रंथ मिलता है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय। इसके अलावा एक होता है जयानक, जयानक भट्ट। ये जयानक भट्ट की दोस्तों पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, वो भी हमने देख ली थी। इसके अलावा दोस्तों एक है जनार्दन भट्ट और एक है वागीश्वर भट्ट। तो मैं यही लिख देता हूँ, जनार्दन भट्ट, जनार्दन भट्ट, और एक है दोस्तों वागीश्वर भट्ट, वागीश्वर भट्ट। ये दोस्तों क्या है इनके दरबारी विद्वान। यहाँ तक दोस्तों तो हमारे पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो शुरू करेंगे दोस्तों रणथंभौर के चौहान। तो शुरू करते हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहान। दोस्तों कोई बड़ा इतिहास नहीं है, केवल पांच शासक पढ़ने हैं। पांच शासक में दोस्तों पहला जो गोविंदराज है वो इनका पुत्र है पृथ्वीराज चौहान का, उसके बारे में पढ़ता है। वो स्थापना करता है दोस्तों। उसके बाद में हमें पढ़ना है वीर नारायण, जिसके काल में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, परंतु वीर नारायण उसे असफल कर देता है। बाद में दोस्तों एक राजा पढ़ना है, वो पढ़ना है वाघ भट्ट। और उसके बाद दोस्तों जैत्र सिंह जो हमीर के पिता है, और उसके बाद में हमीर देव चौहान, जिनका स्वर्णिम इतिहास मिलता है रणथंभौर के चौहानों में। वो है राजा हमीर। तो हमीर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जो इनके संस्थापक है उनके बारे में पढ़ते हैं। गोविंदराज दोस्तों मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ, सारे ही छोटे छोटे शासक हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। बड़ा हमें पढ़ना है हमीर। तो गोविंदराज हो गया। उसके अलावा दूसरा बनेगा, वो बनेगा वीर नारायण, वीर नारायण। फिर बाद में दोस्तों बनता है वाघ भट्ट, ये जिसे बाघ भट्ट भी कहा जाता है, बाघ भट्ट। इसके अलावा दोस्तों जो अगले शासक बनेंगे वो बनेंगे जैतर सिंह, जैतर सिंह। और जैतर सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों हमीर, हमीर देव चौहान, जिनके काल में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा। तो वो पढ़ेंगे हम, हमीर देव चौहान। ये दोस्तों पांच शासक हैं। हमीर देव चौहान के बारे में हमें विस्तृत वर्णन पढ़ना है। उनके अलावा दोस्तों बड़े इनका कोई राजा है, उनका कोई योगदान नहीं मिलता नहीं है। तो दोस्तों हमीर को हम अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों गोविंदराज के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों गोविंदराज, गोविंदराज पुत्र किसका है? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है, पृथ्वीराज चौहान का। जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों मोहम्मद गौरी से हारते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हैं। इसके अलावा ये इनको दोस्तों जो हरिराज है, जो पृथ्वीराज तृतीय के भाई हैं, वो दोस्तों इनको अजमेर से निष्कासित कर देंगे, क्योंकि ये ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। और बाद में दोस्तों जब वो उनको निष्कासित कर देंगे तो ये रणथंभौर आएंगे और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करेंगे। और दोस्तों हमने देखा था कि हरिराज भी बाद में ऐबक के आक्रमण होते हैं तो आत्महत्या कर लेता है। यानी अजमेर में जो चौहानों का वंश था वो समाप्त हो जाता है और गोविंदराज कहाँ आकर स्थापना करते हैं? वो करते हैं रणथंभौर। तो गोविंदराज के बारे में और क्या योगदान है? ये हैं रणथंभौर के चौहानों के मूल पुरुष। ये मूल पुरुष हैं क्योंकि इन्होंने नींव डाली है रणथंभौर में चौहानों की। इनके अलावा इसके इसके बारे में क्या मिलता है कि दोस्तों इन्होंने जो नींव डाली है वो कब डाली है? तो 1194 में, 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना कहाँ की है दोस्तों? रणथंभौर में। और उसके बाद में दोस्तों इनका कोई विशेष योगदान मिलता नहीं है। और दोस्तों गोविंदराज हमारी यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके बाद में दोस्तों उत्तराधिकारी बनते हैं। इनके बीच में एक वल्हन नामक छोटा शासक बनता है और एक प्रहलाद। दोस्तों मैं बता देता हूँ यहीं पे कि ये जो कर्म है उसमें एक तो वल्हन, वल्हन, और एक दोस्तों प्रहलाद।
ये शासक बनते हैं और बाद में दोस्तों वीर नारायण शासक बनते हैं। तो वीर नारायण में क्या होता है दोस्तों, वीर नारायण के काल में एक सबसे बड़ी घटना मिलती है, वो मिलती है इल्तुतमिश का आक्रमण। इल्तुतमिश कहाँ का शासक है, इसने आक्रमण क्यों किया, तो दोस्तों साम्राज्यवादी नीति के तहत पालन करते हुए इल्तुतमिश ने रणथंभौर पे आक्रमण किया और रणथंभौर को वो अधीन करना चाहता था। उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया है उसमें दोस्तों जेतर सिंह बताया। जेतर सिंह के काल में दोस्तों जो इल्तुतमिश है वो आक्रमण करेगा, उनके मध्य भूताला का युद्ध होगा। जेतर सिंह दोस्तों यहाँ भी शासक बनेंगे। ये वो मेवाड़ वाले नहीं है, ये दोस्तों चौहानों में है, जबकि मेवाड़ वाले 1227 में भूताला का युद्ध लड़ेंगे किससे, इल्तुतमिश से, और दोस्तों जीत भी जाएंगे। और इल्तुतमिश बाद में दोस्तों भागते हुए जाएगा, तब नागदा को आग लगा देगा। और दोस्तों वीर नारायण के साथ क्या करेगा, तो इल्तुतमिश का अभी देखते हैं वीर नारायण के साथ क्या करता है। इल्तुतमिश का आक्रमण किसके काल में होता है, वीर नारायण के काल में आक्रमण। कारण दोस्तों वही है, महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति। तो ये हो गया दोस्तों इल्तुतमिश का आक्रमण। अब क्या हुआ दोस्तों, इल्तुतमिश का आक्रमण तो हो गया, परंतु वीर नारायण ने उसे विफल कर दिया, विफल किया। किसने कर दिया, वीर नारायण ने इसे विफल कर दिया। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश इल्तुतमिश दोस्तों चाल चलता है और वीर नारायण को दोस्तों दिल्ली बुलाता है भोज के लिए। अब बाद में होता क्या है दोस्तों, उसको विष बुझे कपड़े, दोस्तों कपड़ों में जहर लगा हुआ रहता है और वो कपड़े किसको पहना देता है, वीर नारायण को। तो विष बुझे कपड़े, विष बुझे कपड़े, कपड़े पहनाता है दोस्तों, पहनवाने के लिए भेजता है या पहनाता है। और बाद में इनकी क्या हो जाती है, वहीं हो जाती है इनकी मृत्यु। तो वीर नारायण का दोस्तों जो पार्ट मिलता है वो हमें यहाँ पढ़ने को मिला, इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। और दोस्तों इल्तुतमिश को लेकर एक मैं यही बात बता देता हूँ, इल्तुतमिश क्या है। तो इल्तुतमिश दोस्तों जो हमारे मेवाड़ है, मेवाड़ में दोस्तों जेतर सिंह शासक रहेंगे और उनके टाइम में एक युद्ध होगा, वो होगा भूताला का युद्ध। तो मैं यही बता देता हूँ, 1227 में एक भूताला का युद्ध है, भूताला का युद्ध। और दोस्तों इस समय कौन कौन लड़ते हैं, एक तो इल्तुतमिश है और एक जेतर सिंह, ये दोस्तों मेवाड़ की तरफ से है। ये दोस्तों जेतर सिंह हमारे ये नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, ये मेवाड़ वाले जेतर सिंह है। अब दोस्तों वीर नारायण के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों बाघ भट्ट। बाघ भट्ट का क्या मिलता है तो वो भी जानते हैं दोस्तों, वाघ भट्ट। दोस्तों जो वाघ भट्ट है वो वीर नारायण के क्या हैं, चाचा। तो ये वीर नारायण के चाचा हैं और ये दोस्तों बाद में शासक बनते हैं। और दोस्तों ये जो दिल्ली सल्तनत है उसमें दोस्तों जो शासक होते हैं उनसे दोस्तों अपने राज्य की क्या करते हैं, रक्षा। अब इनके समय क्या क्या होता है दोस्तों, पहले तो वीर नारायण को मरवा देता है इल्तुतमिश, विष दे देता है। और दोस्तों वीर नारायण को जब मृत्यु हो जाती है तब इल्तुतमिश का यहाँ पर आधिपत्य हो जाता है रणथंभौर पर। तो वाघ भट्ट उसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे ये छीन लेता है। अब इनके बाद में उत्तराधिकारी होते कौन कौन है, तो दोस्तों उसमें होता है रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण होता है वाघ भट्ट पर। तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ते हैं, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण, महमूद का आक्रमण। और दोस्तों इसमें क्या होता है, नासिरुद्दीन महमूद को हरा देता है कौन, वाघ भट्ट हरा देते हैं। कौन हरा देते हैं दोस्तों, वाघ भट्ट। तो इतना सा दोस्तों वाघ भट्ट के बारे में मिलता है। और वाघ भट्ट के बाद में दोस्तों शासक बनते हैं, वो बनते हैं हमारे जेतर सिंह। और जेतर सिंह हैं कौन, ये वाघ भट्ट के पुत्र हैं। तो वाघ भट्ट के पुत्र हैं या बाघ भट्ट के पुत्र कौन है दोस्तों, जेतर सिंह, बाघ भट्ट के पुत्र। अब दोस्तों जो जेतर सिंह है वो 32 वर्षों तक शासन करते हैं, 32 वर्षों तक शासन कौन करते हैं, जेतर सिंह। और दोस्तों जेतर सिंह के बारे में क्या क्या मिलता है, पहले तो दोस्तों इनका शासनकाल ही देख लेते हैं। 32 वर्षों तक शासन किया, तो इन्होंने 1250 में शासक बने हैं और 1282 तक दोस्तों शासक रहेंगे। 1282 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों शासक कौन बनेंगे, हमीर देव चौहान। जबकि दोस्तों ये जीते जी हमीर देव चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, या फिर उनको राजा बना देते हैं। यानी शासनकाल में ही, शासनकाल में ही हमीर को राजा घोषित, हमीर को राजा घोषित किया। किसने किया दोस्तों, वो किया जेतर सिंह ने। अब दोस्तों इनके काल में एक घटना मिलती है, वो मिलती है बलबन का आक्रमण, बलबन का आक्रमण। दोस्तों बलबन कौन, दोस्तों जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बलबन। और बलबन का दोस्तों ये नासिरुद्दीन महमूद है वो दामाद रहता है। बाद में दोस्तों बलबन इसी को मरा देता है और बलबन शासक बनता है। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत की कहानी है, जो सल्तनत काल में पढ़ते हैं दोस्तों। जो दिल्ली में सल्तनत काल रहता है जो मोहम्मद गौरी के गुलामों से शुरू होता है, और उसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश आता है। पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद में फिर खिलजी वंश आता है, फिर आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और अंतिम आता है लोधी वंश। लोधी वंश में दोस्तों इब्राहिम लोधी को मारकर जो बाबर है वो दोस्तों मुगल वंश की नींव डालता है भारत में। तो दोस्तों वो हमारे दिल्ली या भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बलबन का आक्रमण होता है जेतर सिंह के काल में, और बलबन इसमें हार जाता है। यानी हरा कौन देता है,
बलबन को हरा देते हैं जेतर सिंह। अब दोस्तों एक बात सुनिएगा, यहाँ पे दोस्तों देखो इल्तुतमिश के आगमन को वीरनारायण विफल कर रहा है। बाद में इसके पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद किसका दामाद है? बलबन का। तो दोस्तों दिल्ली के शासक यहाँ टिक नहीं रहे, और दोस्तों महान महान शासक हैं सारे के सारे। और दोस्तों अब हमारे जो सबसे महान आएंगे वो आएंगे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ दोस्तों, ये क्या है, कौन है। तो जेतर सिंह के पुत्र हैं दोस्तों हमीर देव चौहान। जेतर सिंह के पुत्र, जेतर सिंह के पुत्र कौन है दोस्तों? हमीर देव चौहान। और दोस्तों जब जेतर सिंह की मृत्यु हो जाती है और 32 वर्षों तक शासन करते हैं, तो इनकी 32 खंभों की छतरी कौन बनवाते हैं? 32 खंभों की छतरी किसकी है दोस्तों? जेतर सिंह की। कौन बनवाएंगे दोस्तों? ये बनवाएंगे हमीर देव चौहान, जेतर सिंह की। और कहाँ बनवाएंगे? ये बनवाएंगे रणथंभौर, रणथंभौर में। दोस्तों 32 खंभों की छतरी एक और है, जो हमने दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, उसमें जगन्नाथ कच्छावा आता है, जो अंतिम अभियान लेके आता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो दोस्तों उसमें दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा की उस समय उस अभियान के तहत अभियान के टाइम में मौत हो जाती है। तो दोस्तों उनकी जो छतरी बनी हुई है वो दोस्तों मांडल स्थान में बनी हुई है, और वो भी 32 खंभों की छतरी है। तो जगन्नाथ कच्छावा, ये जगन्नाथ कच्छावा हैं दोस्तों, ये मान सिंह के चाचा जी हैं, भगवंत दास के जो भाई हैं। मान जगन्नाथ कच्छावा है दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा। और दोस्तों इनकी 32 खंभों की छतरी है, वो है मांडल में। मांडल पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, लिंक कर लीजिएगा दोनों को। इनकी रणथंभौर में है और इनकी कहाँ पर है? मांडल में। तो यहाँ होता है दोस्तों हमारे रणथंभौर के चौहानों का जो इतिहास है वो जेतर सिंह के बाद में, हमीर के बाद में, जेतर सिंह तक कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे हमीर। हमीर के काल में दोस्तों क्या क्या घटनाएं मिलती है? जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमीर, राजा हमीर। दोस्तों इनके काल में जो दरबारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों इनकी पहले उपाधियां पढ़ते हैं। तो मैं फिर से इनका जो डाल रहा हूँ राजा का नाम, वो है हमीर देव चौहान या हमीर चौहान। शासन दोस्तों इनका है 1282 से लेके 1282 में मृत्यु होती है, तब उसके बाद में उत्तराधिकारी राजा बनते हैं दोस्तों। उससे पहले इनको घोषित कर दिया जाता है, और 1301 तक। दोस्तों 1301 में जो राजस्थान का दूसरा शाखा होगा, उससे पहले जैसलमेर में एक शाखा हो चुका है दोस्तों। मैंने पढ़ा दिया है, दो सारे किले पढ़ा चुका हूँ मैं, सारे किलों में दोस्तों बता चुका हूँ कहाँ कितने शाखे हुए हैं। तो दोस्तों उनको भी पढ़िएगा और दोस्तों याद करिएगा उनको। तो हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान के काल में दोस्तों 1282 से 1301 तक का शासन है। अब इनके काल में कौन कौन से दोस्तों इनके उपनाम मिलते हैं, इनकी दोस्तों कौन कौन सी उपाधियां मिलती है? तो दोस्तों सबसे पहले इनकी जो उपाधि मिलती है वो मिलती है हटी हमीर, यानी हट वाला हमीर, हटी हमीर। इसके अलावा दोस्तों इनको क्या क्या कहा जाता है? ये दोस्तों 16 युद्धों का विजेता भी इनको कहा जाता है। 16 युद्धों का विजेता, 16 युद्धों का विजेता। और दोस्तों मैं यही बता देता हूँ दोस्तों कुछ विजेताओं के बारे में, कुछ दो तीन विजेता हैं उनके बारे में, कि उनको किन किन युद्धों का विजेता कहा जाता है। एक को 99 युद्धों का विजेता, एक को, दो को 52 युद्धों का विजेता कौन है, 99 युद्ध का विजेता कौन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता, दो का विजेता। और दोस्तों ये कौन है? ये है दोस्तों राव मालदेव, जो दोस्तों हमारे हैं मारवाड़ का इतिहास, उसमें दोस्तों मालदेव हैं, वो हैं दोस्तों 52 युद्धों के विजेता। और इसी के साथ में दोस्तों इनके दो दोस्तों सेनापति मिलते हैं, जेता और कुंफा। उनको क्या कहा जाता है? 99 युद्धों का विजेता। तो दोस्तों वो भी याद रखिएगा, 16 युद्धों का विजेता कौन, 99 युद्धों का विजेता कौन। तो ये हैं जेता और कुंफा। ये किसके दोस्तों सेनापति हैं? ये दोस्तों मालदेव की है। जबकि मालदेव को दोस्तों हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, पारसी इतिहासकार इसको हसमत वाला राजा कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जेता और कुंपा दोस्तों वीरता से लड़ते हैं। दोस्तों हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ चुके हैं वैसे, एक बार आप मारवाड़ का इतिहास भी देखिएगा, उसमें दोस्तों काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो 52 युद्धों के विजेता कौन है? मालदेव। और 99 युद्धों के विजेता कौन है? जेता और कुंपा। और 16 युद्धों के विजेता कौन है? हमीर देव चौहान। अब दोस्तों इनके लिए जानकारी के स्रोत कौन कौन से मिलते हैं? तो इनके दरबार में कुछ दरबारी लोग भी हैं, और उसके अलावा इनके वंशजों में दोस्तों, इनके वंशजों के अलावा इनके दोस्तों जो हाड़ा चौहानों में एक शासक है सुरजन हाड़ा, वो भी दोस्तों चौहानों से संबंधित है। तो चौहानों की जानकारी मिलती है उनके काल में। एक उनके जो दरबारी होते हैं वो होते हैं दोस्तों चंद्रशेखर, तो वो भी कुछ लिखते हैं अमीर के बारे में। तो इनकी जानकारी के स्रोत दोस्तों, जानकारी के स्रोत मैं यहाँ पे दोस्तों सारी बुक्स वगैरह लिखूंगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। जानकारी के स्रोत दोस्तों सारी किताबें आएंगी, और उनके दोस्तों जो राइटर हैं वो आएंगे। तो पहली दोस्तों हम किताब पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हमीर हट, हमीर हट। और दोस्तों इसी में कहा गया है हटी हमीर, राजा हमीर चौहान को क्या कहा गया है? हटी हमीर या हमीर हटी राजा। तो ये किसकी बुक है? ये है दोस्तों चंद्रशेखर की बुक। चंद्रशेखर है दोस्तों, ये है सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा।
या सुरजनहाड़ा, ये दोस्तों शासक होते हैं हाड़ा चौहानों में, तो उनके दोस्तों दरबारी हैं सुरजनहाड़ा के दरबारी चंद्रशेखर। वो दोस्तों इनकी एक और बुक मिलती है चंद्रशेखर की, वो मिलती है सुरजन चरित्र। दोस्तों सुरजन सिंह के काल में है तो सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में कुछ लिखेंगे तो सुरजन चरित्र इन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी, एक का किताब हुई है। इसके अलावा दोस्तों हमीर रासो, और हमीर रासो किसकी पुस्तक है, यह है दोस्तों जोधराज की, जोधराज। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हमीर मदमर्दन, इसके अलावा हमीर महाकाव्य देखते हैं पहले। हमीर महाकाव्य दोस्तों इनको याद करने की कोशिश करिएगा, साहित्य का चैप्टर है, किताबें बहुत पूछी जाती है कि किसकी किताब कौन सी। हमीर महाकाव्य में दोस्तों ये किसकी है, नयन चंद्र सूरी की, नयन चंद्र सूरी की। अब दोस्तों एक बुक मिलती है, वो मिलती है हमीर मद मर्दन, और ये जो पुस्तक है ये है जय सिंह सूरी की। तो ये होती है दोस्तों इनके काल में जो किताबें मिलती है वो। अब दोस्तों हमारा जो इनके लिए जो मिलता है कि इनके काल में जो आक्रमण होते हैं वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनके काल में पहले आक्रमण पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण। ये दोस्तों शासक कब बनता है, दोस्तों बलबन के बाद में उसके उत्तराधिकारी बनते हैं केकुबाद, केकुसरो और क्यूमर्स। दोस्तों ये तीन उत्तराधिकारी बनते हैं, और दोस्तों जो क्यूमर्स होता है उसको मार के दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है, और खिलजी जो गुलाम वंश है उसकी समाप्ति होती है और खिलजी वंश की नींव डाली जाती है। तो वो किसके द्वारा डाली जाती है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी, इसका आक्रमण होता है 1290 में। आक्रमण कहां पर होता है दोस्तों, ये रणथंभौर पर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, दो आक्रमण होंगे 1290 और 1292 में आक्रमण। ये दोस्तों दो आक्रमण हुए, और किस लिए हुए, वही साम्राज्यवादी नीति और महत्वाकांक्षी धारणा। अब दोस्तों क्या हुआ, 1292 वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले 1290। दोस्तों हुआ क्या, 1290 के आक्रमण में दोस्तों रणथंभौर का जो दुर्ग है, ये जैसे रणथंभौर का दुर्ग मान लीजिए दोस्तों सवाई माधोपुर में है, और दोस्तों इसके पास में एक जाहिन का दुर्ग है, ये है दोस्तों जाहिन दुर्ग। और दोस्तों जो रणथंभौर का दुर्ग है उसको जीतने से पहले जाहिन का दुर्ग जीतना जरूरी है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, जाहिन के दुर्ग को कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की चाबी, रणथंभौर दुर्ग की चाबी या कुंजी। अब दोस्तों 1290 में जब ये आक्रमण होता है तो दोस्तों जो जाहिन का दुर्ग है वो जलालुद्दीन खिलजी जीत लेता है। जाहिन दुर्ग किसने जीता, ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जाहिन का दुर्ग जीत लेता है। परंतु दोस्तों वो बाद में रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाता, तो वो पुणे चला जाता है। और दोस्तों जो 1292 में आक्रमण होता है फिर भी वो दोस्तों जाहिन का दुर्ग ही जीत पाता है। और दोस्तों वो रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाने पर यहाँ पर एक डायलॉग बोलता है, वो डायलॉग बोलता है कि ऐसे मैं ऐसे कई किलों को मुसलमान, क्योंकि ये मुस्लिम है दोस्तों, मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये किसने बोला है, ये हमारे भाई साहब है जलालुद्दीन खिलजी साहब, इन्होंने ये जेके ने बोला है। क्यों बोला है दोस्तों, जब जीत नहीं पाते तो अंगूर खट्टे लगने लग जाते हैं, तो अंगूर खट्टे हैं तो उन्होंने दोस्तों ये डायलॉग बोल दिया कि मैं ऐसे कई लोगों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ऐसा कुछ डायलॉग बोल के चले जाते हैं। और दोस्तों अब जिनका आक्रमण होगा वो दोस्तों जो क्रूर शासकों में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो वैसे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो शासनकाल है उसमें जो समृद्धि का शासनकाल हुआ था दोस्तों सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत आता है और दोस्तों 1301 में आक्रमण करता है, वो करता है दोस्तों रणथंभौर पर। साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण हुआ 1301 में, और दोस्तों 1301 में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, एके का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। ये होता कब है, ये होता है दोस्तों 1301 में। दोस्तों कारण क्या है, साम्राज्यवादी नीति एक कारण, उसके अलावा दोस्तों रीजन, कारणों में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे। दोस्तों पहला जो महत्वपूर्ण नहीं है इतना, साम्राज्यवादी नीति हर राजा का दोस्तों ख्वाब रहता है, साम्राज्यवादी नीति, ये तो हो गया दोस्तों पहला कारण।
अब दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण मिलता है, वो मिलता है मोहम्मद शाह को शरण देना। ये मोहम्मद शाह कौन है और कहाँ से आ गया मोहम्मद शाह, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह को शरण, मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह, इसका दोस्तों एक नाम महमा शाह भी मिलता है। मोहम्मद शाह को शरण। अब दोस्तों मोहम्मद शाह कौन है? ये दोस्तों नौ मुसलमानों का नेता है। एक तो ये याद रखिएगा, नौ मुसलमानों का नेता, नौ मुसलमानों का नेता, जो नए मुसलमान थे उनका नेता है। अब दोस्तों क्या विवाद हुआ? दोस्तों जो मोहम्मद शाह है, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी मिलती है चिमना बेगम, चिमना बेगम, चिमना बेगम से प्रेम। और ये दोस्तों किनकी पत्नी है? अलाउद्दीन खिलजी की। दोस्तों मारने की कोशिश करता है, किसको? मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी मारने की कोशिश करता है। अब दोस्तों हुआ क्या, जब मोहम्मद शाह को ये बात पता पड़ी कि अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चल चुकी है, चिमना बेगम से प्रेम के संबंध में जो बात चल रही थी, तो दोस्तों मोहम्मद शाह भागकर कहाँ आ जाते हैं? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से आकर आ जाते हैं वो दोस्तों हमीर के यहाँ पर, हमीर देव के शरण, हमीर देव से शरण। ये कौन लेता है दोस्तों? मोहम्मद शाह। इनका एक नाम मैं बता देता हूँ आपको, महमा शाह इनको कहा जाता है, महमा शाह। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, महमा शाह या मोहम्मद शाह को शरण। अब दोस्तों हमीर देव को एक कारण बन गया ये कि मोहम्मद शाह को शरण। इसके अलावा दोस्तों, दोस्तों जो मैं सब में बताते आया हूँ, वो दोस्तों यहाँ पर भी कारण बताना जरूरी है और वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ राजस्थान का जो पड़ता है वो देख लेते हैं दोस्तों, जो राजस्थान का मैप पड़ता है तो दोस्तों यहीं पर ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों रणथंभौर पड़ता है और यहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली से दोस्तों गुजरात के लिए जो मार्ग चाहिए वो भी जरूरी है, तो रणथंभौर पर आक्रमण करना जरूरी हो गया। और ये 1301 में होता है दोस्तों। बाद के साके हमने पढ़ चुके हैं, 1303 में होता है, 1311 वाला बाद में पढ़ेंगे और 1308 वाला बाद में पढ़ेंगे। 1301 वाला बताएंगे अभी, उससे पहले 1303 वाला जो हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था उसमें पढ़ लिया। एक मिल गया गुजरात का, गुजरात हेतु मार्ग, गुजरात हेतु मार्ग। तो ये दोस्तों तीन बड़े कारण मिलते हैं यहाँ पर आक्रमण कर। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दोस्तों अपने दो सेनापति, महत्वपूर्ण सेनापति नुसरत खां और उल्लू खां को भेजेगा। और दोस्तों उधर दोस्तों हमीर है, वो दोस्तों उस समय एक यज्ञ कर रहा होगा और उस यज्ञ को कोटि यज्ञ नाम दिया जाता है। तो वो दोस्तों हमीर कर रहा होगा और दोस्तों अपने दो सेनापति, जिसमें दोस्तों एक आएगा भीम सिंह और वो दोस्तों मारा जाएगा, और भीम सिंह के साथ में जो आएगा वो आएगा धर्म सिंह। तो दोस्तों शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। और आक्रमण में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेनापति कौन है? पहले देखते हैं एके के सेनापति, एके के सेनापति। और दोस्तों इधर कौन है सामने? इनके सामने है हमीर, पर हमीर के सेनापति आएंगे दोस्तों अभी। हमीर, हमीर के सेनापति आएंगे, वो आएंगे भीम सिंह और धर्म सिंह। और दोस्तों इधर जो सेनापति आएंगे वो आएंगे नुसरत खां, नुसरत खां। और एक आएंगे वो आएंगे उल्लुक खां, उल्लुक खां। ये दोस्तों दो सेनापति आते हैं दोस्तों। दोनों सेनापति आक्रमण करते रहते हैं, नुसरत खां और उल्लुक खां। और दोस्तों उधर भीम सिंह और धर्म सिंह कमान संभाले हुए रहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें दोस्त ये जो आक्रमण होते रहते हैं उसमें नुसरत खां मारा जाता है और इधर से भीम सिंह मारा जाता है। ये दोस्तों मारे गए। और दोस्तों दोस्तों जब नुसरत खां की खबर पड़ती है अलाउद्दीन खिलजी को पता, तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। तो एके स्वयं सेना लेकर आया, सेना लेकर आया। और दोस्तों आते ही उसका एक ही काम है, वो घेरा डालेगा। और घेरा डालने के बाद वो दोस्तों किनको ढूंढेगा? वो दोस्तों जो बिकने वाले जो सैनिक होते हैं उनको ढूंढेगा। और जो बिक जाएंगे उनको दोस्तों पहले यूज करेगा और उसके बाद में उनको मार देगा। तो आते ही क्या किया? लगा दिया घेरा। ये जो दुर्ग है रणथंबोर, इसके लगाया घेरा, रणथंबोर दुर्ग, और घेरा लग गया है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों एक रणमल और रतिपाल, ये दोस्तों दो सैनिक मिलते हैं जो विश्वासघात करते हैं हमीर की तरफ से। हमीर की ओर से दोस्तों ये रणमल और रतिपाल दोस्तों विश्वासघात करते हैं। रणमल और रतिपाल, रतिपाल को एके खरीद लेगा, एके ने खरीदा। और दोस्तों ये विश्वासघात किसके साथ करेंगे? ये विश्वासघात, विश्वासघात और किसके साथ करेंगे? ये करेंगे हमीर के साथ, हमीर के साथ विश्वासघात करेंगे। और दोस्तों एक कुंड बना हुआ रहता है, उसमें दोस्तों गाय कटवा कर डाल देंगे और दोस्तों उसको दूषित कर देंगे। बाद में दोस्तों हमीर जो है वो दोस्तों आक्रमण करने के लिए तैयार होगा, कहने का मतलब केसरिया करने के लिए तैयार होगा और जौहर का नेतृत्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ होएगा एक साका, ये होता है साका। साका जो रणथंबोर का साका है, पहला साका, वो है 1301 में। और एक ही साका होता है रणथंबोर में। तो दोस्तों 1301 में साका हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ? केसरिया का नेतृत्व कौन करने वाले हैं? वो है हमारे राजा हमीर, केसरिया।
केसरिया का नेतृत्व किसने किया है? राजा हमीर देव चौहान ने। अब जौहर का नेतृत्व किया है, वो किया है रंग देवी ने। ये दोस्तों पत्नी किसकी है? हमीर की। और दोस्तों इस समय जो विश्व का एकमात्र जल जौहर होता है वो देख लेते हैं। ये जल जौहर होता है, ये होता है देवल देवी के द्वारा। ये देवल देवी कौन है दोस्तों? ये देवल देवी है हमीर की पुत्री। हमीर की पुत्री कौन है दोस्तों? देवल देवी। और दोस्तों ये एकमात्र जल जौहर है, एकमात्र जल जौहर, इतिहास का एकमात्र जल जौहर है। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो आधिपत्य हो जाता है वो हो जाता है रणथंभौर दुर्ग पे। और दोस्तों यहाँ पर जो चौहानों का वंश है वो समाप्त हो जाता है। जो शाखा निकली थी सांबर से, सांबर के बाद में अजमेर आई, अजमेर से क्या आएगी? रणथंभौर। और दोस्तों उधर हमारी एक नाडोल चली जाती है, तो नाडोल सांबर से जाती है, तो नाडोल वाली शाखा का दोस्तों हम इतिहास पढ़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हमने ये जो शाखा होता है, इसके बाद में क्या होता है? जो महमासा है उसका दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लेता है और उसको मार देता है। तो महमासा मारा जाता है एके के द्वारा। ये एके के द्वारा, एके मारते हैं दोस्तों, युद्ध में कुछ में नहीं मिलता। महमासा को दोस्तों पकड़ लेता है अलाउद्दीन खिलजी और मार देता है। और यहाँ होती है दोस्तों हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी का पहला राजस्थान पे आक्रमण होता है। पहला तो नहीं दोस्तों, पहला रणथंभौर पे आक्रमण होता है। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पूरा छिन्न भिन्न कर देगा रणथंभौर को। अब दोस्तों ये जो वर्णन मिलता है, ये दोस्तों सारा कुछ एक अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों इतिहासकार हैं, इनके विद्वान हैं, दरबारी विद्वान, वो हैं दोस्तों अमीर खुसरो। इनको दोस्तों तोतातरी कहा जाता है, इनको तोताए हिंद कहा जाता है। तो ये दोस्तों वर्णन सारा है वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विद्वान हैं, वो हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अमीर खुसरो। यहाँ पर दोस्तों अमीर खुसरो हैं और उनको इम्पोर्टेंट लेके मैं लिख रहा हूँ। उनकी पुस्तक मिलती है उसमें है, और उनकी पुस्तक है वो है दोस्तों खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू। इस सारे आक्रमण की दोस्तों जानकारी मिलती है हमें खजाइन उल फुतू में। अब दोस्तों यहाँ होता है हमारे जो रणथंभौर का इतिहास है वो समाप्त। कल दोस्तों हम फिर एक नए इतिहास को लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।